तो कल यहाँ पे देख रहे थे एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो मैंने बताया था कि यदि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग यहाँ पे u है, तो यदि यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग यहाँ पे u है और वो एक समान त्वरित गति करती है, यानी कि वो एक समान त्वरण से चलती है, ठीक, और वो t सेकंड में, ये t सेकंड है, t सेकंड में s दूरी तय करती है। तो जब वो s दूरी तय करेगी तो उसका जो अंतिम वेग होगा, उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा v। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा u, अंतिम वेग क्या होगा v। त्वरण एक समान रहेगा, एक समान त्वरित गति रहेगी, त्वरण एक समान रहेगा और त्वरण को किससे दर्शाते हैं a से, और दूरी को किससे दर्शाओगे s से, और t जो है वो है समय, ठीक। सभी को SI यूनिट में रखना है, SI इकाई में सबको रखना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसके लिए यहाँ पे गति के 3 समीकरण होते हैं। तो पहला समीकरण यहाँ पे है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ये अंतिम वेग हो गया, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणित समय। दूसरा होता है दूरी निकालने के लिए, तो दूरी बराबर हो जाएगा यूटी प्रारंभिक वेग इंटू समय प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी त्वरण गुणित समय का स्क्वायर। और ये समीकरण है तीसरा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो ये गति के 3 समीकरण यहाँ पे होते हैं। तो ये जो चौथा समीकरण है, ये यहाँ पे टीवे सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, जैसे 5वें सेकंड में, 6वें सेकंड में या 10वें सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पे उस समय को रख देंगे, उस सेकंड को रख देंगे, ठीक है। तो दूरी हो गया s, टी सेकंड में यानी टीवे सेकंड में, तो प्रारंभिक वेग प्लस हाफ त्वरण 2t माइनस 1। तो t यहाँ पे क्या रखेंगे, कितने समय में आपको कितने सेकंड में दूरी निकालनी है, उस समय को वहां पे रखेंगे। तो ये गति के 3 समीकरण थे, ठीक है। तो मैंने बताया था जो त्वरण होता है, ये जो त्वरण है, एक्सेलरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो जो धनात्मक त्वरण होता है, इसमें वेग क्या होता है, बढ़ता है, वेग में वृद्धि होती है। तो जहां पे वेग में वृद्धि होती है तो त्वरण को हम क्या रखते हैं, धनात्मक। और जहां पर वेग में कमी होती है, तो वेग में कमी हो रही है मतलब ऋणात्मक त्वरण है, तो उसके लिए क्या रखा जाता है, यहाँ पे माइनस ए रखते हैं। तो यदि वस्तु के वेग में कमी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, मंदन हो रहा है। तो मंदन के लिए त्वरण का क्या रखेंगे, मान माइनस ए रखेंगे। तो समीकरण यही रहेगा, लेकिन जहां पर ए है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये सभी साइन यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये त्वरण है यहाँ पे, तो ये साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। दूसरी कंडीशन होती है कि वस्तु को या तो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, या वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। दो स्थिति होगी कि वस्तु को या तो हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, या वस्तु क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, ठीक। तो उस पे क्या कार्य करेगा, वहां पे गुरुत्व त्वरण काम करेगा। तो यदि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे शून्य होगा। तो ऊपर से गिरने पर प्रारंभिक वेग शून्य होगा और वेग में क्या होते जाएगी, उसके वृद्धि होते जाएगी। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो वेग में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा त्वरण काम करता है, गुरुत्व त्वरण। तो गुरुत्व त्वरण में ए के स्थान पे क्या रखेंगे, गुरुत्व त्वरण जी को रखेंगे। तो यदि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है मतलब वेग में वृद्धि हो रही है, तो त्वरण कैसा रहेगा, यहाँ पे धनात्मक त्वरण रहेगा। तो ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे, जी। एस के स्थान पे आप ऊंचाई रखना चाहते हो तो ऊंचाई रख सकते हो, है ना। एस क्या बताता है, दूरी। तो एस का मतलब है कितनी ऊंचाई से वस्तु गिर रही है ना, दूरी या ऊंचाई कुछ भी आप उसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो गति के 3 समीकरण है वही रहेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी की जगह जी टी आ जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा और 2gs हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी टीवे सेकंड में चली हुई दूरी के लिए वही समीकरण आएगा। तो टीवे सेकंड में यदि चली गई दूरी आपको लिखना है, ठीक, तो उसके लिए लिख दोगे आप एस टी यू प्लस हाफ
ए की जगह क्या रख दोगे जी, 2t माइनस 1 हो जाएगा। तो ये टी सेकंड में चली गई दूरी के लिए हो जाएगा। अब यदि वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या ऊपर जाते जाती है वो? नहीं। तो जब ऊपर हम फेंक रहे होते हैं, ठीक है, तो एक समय आता है कि वो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आती है। तो जब ऊपर जा रही है, ऊपर पहुंच गई है, ठीक है, जब वापस नीचे आ रही है, यानी इसका अंतिम वेग क्या हो गया? शून्य। जब हम फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा। तो जब प्रारंभिक वेग ज्यादा है और ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद में यहां पर उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य, यानी उसका अंतिम वेग हो गया ये। तो अंतिम वेग शून्य हो जाता है जब ऊपर भेजते हैं, मतलब वेग में क्या हो रही होती है? कमी। तो वेग में कमी के लिए हम क्या बोलेंगे? मंदन हो रहा है, और मंदन के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? माइनस। तो यहाँ पे माइनस जी लिखेंगे, ठीक है। तो समीकरण वही रहेंगे वेग के। तो जहां पर भी जी है, ठीक है, उसकी जगह क्या रख देंगे? माइनस जी यहाँ पे रख देंगे। इसके लिए भी इस समीकरण को यूज कर सकते हो कि टीवे सेकंड में यदि चली गई दूरी है तो u प्लस हाफ, ये माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा माइनस हाफ जी 2t माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो समीकरण सब सेम रहेंगे, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाता है। अब ये बताया था कि ये वस्तु विराम अवस्था से यानी स्टेशनरी कंडीशन से चलना स्टार्ट करती है। तो जब वो रुकी हुई है तब चलना स्टार्ट कर रही है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था? वहां पे शून्य था, ठीक है। और यदि कोई वस्तु चल रही है और चलते चलते रुक जाएगी, तो जैसे इसको फेंक रहे थे, ऊपर चलते चलते रुक गई, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा उसका? शून्य। तो विराम अवस्था से चलने पर प्रारंभिक वेग शून्य होगा, ठीक है, और ऊपर पहुंचने पर अंतिम वेग क्या होगा उसका? शून्य हो जाएगा। इसके अलावा यहां पे पूछ सकता है, तो ये तो आप लोग लिख चुके थे कल सब, कि यदि वस्तु को हम क्या करते हैं? प्रारंभिक वेग, यदि वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाए, तो वस्तु को यदि हम प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर यहां पे फेंकेंगे, तो वस्तु के द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई, तो वस्तु जो है कितनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो गति का समीकरण हम यहाँ पे देखे थे, 3 समीकरण देखे हैं, तो इसके लिए गति का जो तीसरा समीकरण है, उस तीसरे समीकरण का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो v इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह हम क्या रख देंगे? h की जगह क्या हो जाएगा? ऊंचाई। और ऊपर फेंक रहे हो तो क्या होगा? गुरुत्व त्वरण। तो ये क्या हो जाएगा? जी। ऊपर फेंकोगे वेग में क्या होगा? कमी। तो वेग में जब कमी होगी तो त्वरण के स्थान पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मंदन। तो क्या होगा? ये माइनस। तो अधिकतम ऊंचाई इसकी क्या होगी? ये h होगी। तो इसका जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा? शून्य। ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी। तो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है ये यू स्क्वायर बाई क्या होगी? 2g हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। दूसरा यहाँ पे ऊपर जाने का समय, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा, फेंकेंगे ऊपर जाने में जितना समय लगेगा, नीचे आने में भी वापस उतना ही समय लगेगा, बराबर होता है नीचे आने का समय। तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। तो गति का जो प्रथम समीकरण हमने देखा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या रख देंगे? तो हम रख देंगे यहाँ पे माइनस जी टी, ठीक है। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे? शून्य।
ये हो जाएगा u माइनस जी टी। क्या निकालना है? समय। तो u बटा क्या हो जाएगा? ये g। तो जो समय यहाँ पे लगेगा वो क्या होगा? u बटा g होगा। यदि बोलेगा कुल समय, ऊपर और नीचे आने जाने में लगने वाला कुल समय क्या हो जाएगा? दो बार लेना पड़ेगा, एक बार जाएगी फिर एक बार आएगी, ठीक है। तो यदि बोलता है कि आने और जाने का कुल समय, है ना, ऊपर ऊपर हम पढ़ रहे हैं, ऊपर आने जाने का कुल समय, तो कुल समय क्या होगा? इसका दुगना हो जाएगा, ठीक है। एक बार जाने में जितना समय लगाएगी वापस आने में भी उतना ही समय लगाएगी, तो क्या हो जाएगा? 2u बटा जी हो जाएगा। इसके बाद में यदि पूछता है दो वस्तुओं को प्रारंभिक वेग u1 और u2 से ऊपर फेंकने पर वे h1 और h2 ऊंचाई प्राप्त करती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था, प्रारंभिक वेग से फेंका था इसको, ठीक है। तो ऊंचाई ये थी और ये प्रारंभिक वेग था। तो यदि हम दो वस्तुओं को फेंक रहे हैं ऊपर, ठीक है, u1 u2 वेग से, और कितनी ऊंचाई प्राप्त कर रही है वो? h1 और h2। तो क्या ले लेंगे हम? अनुपात ले लेंगे। तो यदि h1 और h2 लिखोगे आप, h1 बटा h2 लिखोगे तो u स्क्वायर 2g बटा क्या होगा? u स्क्वायर 2g, 2g कट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे u1 स्क्वायर बटा क्या होगा? u2 स्क्वायर। और यदि स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। तो यदि हम इस पे रूट कर देंगे तो स्क्वायर क्या होगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो उनके ऊंचाई के अनुपात का जो स्क्वायर रूट होता है उनके वेग के अनुपात के बराबर होता है। दिख रहा है दूर से? इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए, तो यहाँ पे h ऊंचाई से कोई वस्तु क्या कर रही है? स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे गिर रही है। तो पहला है कि पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय। तो पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हमको क्या पता होना चाहिए? जो द्वितीय समीकरण है, द्वितीय समीकरण क्या होता है? एस। एस की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे? एच इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य। तो यहाँ पे इसका जो प्रारंभिक वेग है वो रहेगा शून्य। तो h बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो समय हमको निकालना है, तो समय टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ठीक है, h 2h हो जाएगा ये, और बटा क्या होगा? जी। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? रूट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे
जो समय होगा उस समय की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2h/g हो जाएगी। ठीक है, तो यदि पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद में वह वेग जिससे वह पृथ्वी से टकराएगी, वह वेग जिससे वह पृथ्वी से टकराएगी, तो जिस वेग से टकराएगी वो उसका क्या होगा, अंतिम वेग होगा। ठीक है, तो इसमें जो गति का तीसरा समीकरण है, इस समीकरण को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ए की जगह जी लिख देंगे और एस की जगह यहाँ पे एच लिख देंगे, ऊंचाई लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिस वेग से पृथ्वी से टकराएगी वो उसका अंतिम वेग होगा। ठीक, और यहाँ पे प्रारंभिक वेग भी क्या रहेगा, शून्य। जब भी वस्तु ऊपर से गिरेगी स्वतंत्रता पूर्वक तो प्रारंभिक वेग उसका शून्य रहेगा, तो यहाँ पे शून्य रख दोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2gh। तो इस वेग से क्या करेगी, वो पृथ्वी से यहाँ पे टकराएगी, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2gh यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में यदि दो वस्तुएं, ठीक है, यदि दो वस्तुएं h1 तथा h2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ने पर या गिराने पर पृथ्वी पर T1 व T2 समय में पहुंचती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि समय क्या है, ये t बोल रहा है T1 T2 समय में पहुंचती हैं, तो यहाँ पे से इनका अनुपात लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, T1 बटा क्या हो जाएगा, T2। तो T1 बटा T2, तो H1 बटा क्या हो जाएगा, H2, 2g कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट H1 बटा H2 हो जाएगा। तो ये दो वस्तुएं एक साथ अलग अलग ऊंचाई से गिरा रहे हैं और T1 T2 समय पहुंचेंगे, तो उनके समय का अनुपात किसके बराबर होगा, उनकी ऊंचाई के अनुपात के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे इनके बेस पे जो समीकरण है, गति के समीकरण, उनके बेस पे यहाँ पे और इनके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोई पिंड जो है विरामावस्था से 3 सेकंड में, विरामावस्था से 3 सेकंड में चलकर, ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखेंगे कि पिंड जो है विराम अवस्था से चल रहा है, ठीक है, और 3 सेकंड में चलकर वो कितना वेग यहाँ पे प्राप्त कर रहा है वो हमको दिया हुआ है, तो उसका हमको क्या निकालना है, यहाँ पे त्वरण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गति का प्रथम समीकरण है, वो प्रथम समीकरण क्या होता है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग प्लस क्या होता है यहाँ पे, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये इसका समीकरण यहाँ पे,
तो यदि हम देखेंगे समय हमको दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, विराम अवस्था से चलेगा ये, तो विराम अवस्था से चलेगा तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये विराम अवस्था है यानी स्टेशनरी कंडीशन है, तो प्रारंभिक वेग इसका हो जाएगा शून्य। ठीक, अब चलकर इतना वेग प्राप्त कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। और इसका हमको त्वरण निकालना है और कितने समय में प्राप्त कर रहा है, 3 सेकंड में। तो त्वरण हो जाएगा 6/3। तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 2, तो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका यहाँ पे त्वरण आएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड, एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो 5 सेकंड के बाद में उसका जो वेग है वो क्या होगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है और उसका त्वरण आपको दिया है 5 सेकंड के बाद में उसका वेग क्या हो जाएगा। तो ये उसका कौन सा वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग। कौन सा वेग पूछ रहा है, उसका अंतिम वेग। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग प्लस क्या होगा 80। तो यहाँ पे देखेंगे आपको अंतिम वेग निकालना है, तो उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा यहाँ पे 4, उसका त्वरण दिया है 2 और जो समय है वो कितना है 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 धन 10, तो कितना हो जाएगा ये 14 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका यहाँ पे वेग होगा। इसके बाद में इसी क्वेश्चन में आपको निकालना है इसका उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट है, पिंड द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो पिंड ने जो दूरी तय की है उस दूरी को ज्ञात कीजिए। तो उसको आप लोग निकालिए, पिंड के द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी वो तय करेगा, उसको निकालिए। ठीक है, तो दूरी का, तो यहाँ पे देखेंगे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग उसको आपको दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग कितना है उसका 4 है, समय कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, प्लस हाफ त्वरण उसका दिया हुआ है 2 और टाइम हमारा जो है वो यहाँ पे है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो हो जाएगा 2 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 5 चौक 20, 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 45 मीटर। तो उसने जो कुल दूरी तय करेगा वो 45 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कार समान वेग
36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ब्रेक लगाने ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। त्वरण की गणना कीजिए। तो इसके त्वरण की हमको यहाँ पे गणना करनी है कि इसका जो त्वरण है वो त्वरण इसका यहाँ पे कितना होगा। ठीक, तो इसमें देखेंगे कार जो एक समान वेग से चल रही है और ब्रेक लगाने पर इतना मीटर चलकर क्या होती है, वो रुक जाती है। ठीक है, तो उसके त्वरण की गणना हमको यहाँ पे करनी है। तो त्वरण की गणना हम इससे कैसे यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वेग, तो इसका जो वेग है वो वेग आप निकाल लो मीटर प्रति सेकंड में। पहले उसको चेंज कर लो, मीटर प्रति सेकंड में कितना आएगा, तो उसको चेंज करिए, मीटर प्रति सेकंड में कितना आएगा, ये अंतिम वेग उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका निकाल लिए, तो इसको पहले निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 36 यानी 36,000 मीटर और 3600 सेकेंड। तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितने बार जाएगा, 10। तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, वेग। अब बोल रहा है ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। तो जब कार रुक जाएगी तो रुकी हुई वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग का वर्ग, प्रारंभिक वेग का वर्ग, और क्या होता है 2as। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 0। कितने वेग से चल रही है वो, 10 मीटर। ठीक, और यहाँ पे इसका त्वरण हमको निकालना है, कितने मीटर चलकर रुक जाती है, यानी उसने कितनी दूरी तय की है। तो तय दूरी क्या होती है, s। तो ये तय दूरी हो गई यहाँ पे s। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, पक्षांतर कर देंगे और बराबर क्या हो जाएगा 20a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -100/20। तो ये हो जाएगा -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, मंदन हो रहा है। ठीक है, तो यदि माइनस का चिन्ह आ रहा है मतलब ब्रेक लगा रहे हो, तो उसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी वहां क्या हो रहा है, मंदन, वेग की कमी हो रही है। तो ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन यहाँ पे हो रहा है। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कार के रुकने में। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि कार के रुकने में कितना समय लगेगा, कितने समय के बाद जो कार है वो यहाँ पे रुक जाएगी। तो इसमें आपको निकालना है कि कितने समय में जो कार है वो यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक, तो कार कितने समय में रुक जाएगी, तो हमको क्या पता है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग पता है आपको, है ना, त्वरण पता है, क्या निकाल सकते हो, समय। अंतिम वेग क्या रहेगा, 0। तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस at। तो अंतिम वेग हो जाएगा 0। उसका जो प्रारंभिक वेग है वो हमने निकाला है, यहाँ पे कितना है 10। त्वरण हमको पता है कितना है, यहाँ पे 5। तो त्वरण के लिए क्या रखोगे, माइनस। तो यहाँ पे रख देंगे -5 इंटू क्या हो जाएगा, समय। तो इसको पक्षांतर कर दोगे तो t बराबर क्या होगा,
तो कितना समय आएगा, 2 सेकंड का समय आएगा। तो 2 सेकंड के समय में कार जो है वो रुक जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड एक समान त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। आठवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। तो 8वें सेकंड में जो चली गई दूरी है वो यहाँ पे क्या होगी। तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, nवें सेकंड में चली गई दूरी या tवें सेकंड में चली गई दूरी। तो tवें सेकंड में चली गई दूरी का क्या सूत्र है, u प्लस हाफ e 2t माइनस 1। तो इस सूत्र का यूज यहाँ पे करोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पिंड कहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, विराम अवस्था से। तो जब पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 रख दीजिए, प्लस ये हो जाएगा हाफ, त्वरण उसका दिया हुआ है 6, कितने समय में पूछ रहा है, 8वें सेकंड, माइनस हो जाएगा 1। तो 2 से इसको काट दो, यहाँ पे कितने बार जाएगा ये, 3। तो 3, 8 दूनी 16 और 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 15। तो ये 45 मीटर यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। दस सेकंड में उसका वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे कार का जो त्वरण है वो यहाँ पे निकालना है। ठीक, तो कार जो है कहां से चलना प्रारंभ कर रही है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है। तो जब भी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड में इतना किलोमीटर प्रति आवर उसका क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। तो ये किलोमीटर में, तो इसको किसमें यूज करोगे, एसआई यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो वेग है, ठीक है, इतना किलोमीटर है ये, तो ये मीटर हो जाएगा ये, और बटा 3600 सेकंड हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए, तो ये भाग कितने बार जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू आएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वेग आया वो आया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो 30 मीटर प्रति सेकंड वेग आया है ये कब आया है, 10 सेकंड में।
तो वस्तु विरामावस्था से चल रही है, प्रारंभिक वेग 0 होगा, 10 सेकंड के बाद में उसका वेग इतना हो जाएगा, तो ये उसका कौन सा वेग आएगा, अंतिम वेग आएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, त्वरण। तो गति का जो पहला समीकरण है, इस समीकरण को आप यहाँ पे यूज कर लोगे। अंतिम वेग है 30, प्रारंभिक वेग है 0, त्वरण आपको निकालना है और समय है 10। ठीक है, तो इसको भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण आएगा। अभी इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो कार है वो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी निकालनी है तो कौन सा सूत्र यूज करोगे, द्वितीय समीकरण, गति का दूसरा समीकरण यूज करोगे। तो जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दूरी हमको निकालनी है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ। त्वरण अभी हमने निकाला है, यहाँ पे ये इसको रख देंगे, और समय कितना बोल रहा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 मीटर। तो 150 मीटर की दूरी ये यहाँ पे तय करेगी। यदि इसी को क्वेश्चन को बोलता कि 10वें सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो, तो जब वे बोलेगा तो फिर कौन सा सूत्र लगाओगे, 10वें सेकंड वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो यदि 10वें सेकंड में बोलता तो उसको यूज करते हैं, लेकिन वो बोल रहा है 10 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो उसको निकालने के लिए हम इस सूत्र को यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पिंड को ऊंची मीनार से पृथ्वी तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे गिरा रहे हैं। तो जब गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, 0। वेग में क्या होगी, वृद्धि। तो वेग में वृद्धि होगी तो ए के स्थान पर क्या रखोगे, जी, और s के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, h। ऊंचाई, दूरी और ऊंचाई की है, लंबाई को मापेंगे, है ना। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई यानी s का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन से सूत्र का यूज यहाँ पे करेंगे, तो गति का जो द्वितीय समीकरण होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। s की जगह क्या रख दोगे आप यहाँ पे, h। तो s की जगह में यहाँ पे आप रख दीजिए h। वेग में वृद्धि हो रही है इसलिए ये प्लस रहेगा यहाँ पे, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे यदि कोई वस्तु गिर रही है तो उस पर कौन सा त्वरण काम करता है, गुरुत्व त्वरण। तो जो गुरुत्व त्वरण है इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इसके मान को यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हाफ 9.8, ठीक, समय कितना है 4 सेकंड। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 आ जाएगा, तो 9.8 इंटू 8 हो जाएगा, 80 80 64, 9 अट्ठे 72 और 6 कितना होगा 78। तो इतना मीटर मीनार की ऊंचाई यहाँ पे होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर को ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो पत्थर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जब हम पत्थर को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जो पत्थर है उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। तो इसका जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, और वेग में क्या होगी कमी, तो बोलिए वेग में कमी होगी। तो वेग में कमी के लिए जो ए है इसके स्थान पे क्या रखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे उसका, ठीक है, प्रारंभिक वेग हमको पता है कि उसका प्रारंभिक वेग कितना है, ठीक है, और हमको क्या निकालनी है इसकी ऊंचाई, और गुरुत्व त्वरण का मान हमको पता रहता है। तो कौन सा सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे, तो दूसरा तीसरा सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये होगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2as की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, तो 2as के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा g, और s के स्थान पे क्या रख दोगे आप यहाँ पे h, तो ये हो जाएगा h। ठीक, तो अंतिम वेग हो जाएगा इसका 0, प्रारंभिक वेग है इसका 5, और यहाँ पे 2 गुरुत्व त्वरण का मान रख दीजिए यहाँ पे 9.8, और हो जाएगा h। तो h का जो मान है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, पक्षांतर कर देंगे, ठीक, और 2 गुणित क्या होगा 9.8 है। तो इसको डिवाइड करिए, कितना आता है आंसर देखिए, तो कितना आया 1.27, तो 1.27 मीटर इतनी ऊंचाई तक पत्थर जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पत्थर को ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है। तो वह कितने समय में वापस आएगा। ठीक है, तो 25
मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको फेंका जाता है, तो कितने समय में वो वापस आएगा। ठीक, तो यदि देखेंगे कि पत्थर को फेंकेंगे, ऊपर जाएगा और ऊपर जाके क्या करेगा, वो वापस आएगा, तो ऊपर जाने में लगा समय और फिर वापस नीचे आने में लगा समय, तो दोनों समय कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमको पता है ऊपर जाने में लगा समय बराबर होता है नीचे आने में लगा समय। ठीक है, और ये समय अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको लिखवाया था, क्या होता है, u बाई जी। ठीक है, तो हमको यदि कुल समय लेना है तो कुल समय क्या हो जाएगा, 2u बाई क्या हो जाएगा, जी। कौन सा समीकरण यूज करेंगे, गति का प्रथम समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस 2। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 2at, v इज इक्वल टू यू प्लस 8। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो समीकरण है, इसमें यदि हम देखेंगे कि जब उसको ऊपर फेंकेंगे तो जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, शून्य। तो जो अंतिम वेग है, ये अंतिम वेग यहाँ पे हो जाएगा शून्य। ठीक, तो अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, और ऊपर जा रहा है तो त्वरण में क्या आएगी, वेग में क्या आएगी, कमी। तो क्या लिखोगे उसको, माइनस जी। तो v इज इक्वल टू यू माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जी। ठीक, तो अंतिम वेग हो जाएगा इसका शून्य, और ये हो जाएगा u माइनस जी टी। तो यहां से समय हम निकाले तो क्या आया, u बाई जी। तो यहां से हमने समय निकाला, जो हमारे पास में आया u बाई जी, और कुल समय क्या हो जाएगा, 2u बाई जी। तो ये हो जाएगा 2 × 25, और गुरुत्व त्वरण कितना होता है, 9.8। उससे यहाँ पे उसको भाग दे देंगे। यदि जल्दी करना है तो 10 से भी भाग दे सकते हो, उसके आसपास वाली वैल्यू को फिर आप रख सकते हो। ठीक है, तो कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, 5.1 सेकंड। तो 5.1 सेकंड का जो समय है वो यहाँ पे लगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बस स्टॉप से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलना प्रारंभ करती है। तो 200 मीटर दूर खड़े एक मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल चालक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलना प्रारंभ करता है। कितने समय में वह बस को पकड़ लेगा। तो कितने समय में वह बस को पकड़ लेगा।
ठीक, तो कितने समय में वो बस को पकड़ लेगा। तो क्वेश्चन समझ में आया कि एक बस स्टॉप से इतने समान चाल से चलना प्रारंभ करती है। 200 मीटर दूर खड़ा एक मोटरसाइकिल चालक इतने वेग से एक समान चाल से चलना प्रारंभ करता है, तो कितने समय में वो बस को पकड़ लेगा। ठीक है, तो जब दोनों की दूरियां कैसी होंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे यदि देखें कि जो मोटर साइकिल सवार की दूरी, ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, तो 200 मीटर दूर है बस से, तो 200 मीटर को कवर करेगा, प्लस बस की दूरी। तो यदि मोटरसाइकिल सवार जो है, इसकी दूरी किसके बराबर हो जाएगी, बस कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो बस की दूरी कितनी दूरी तय कर रही है और प्लस कितने दूर है वो, 200 मीटर। बात समझ आ रही है ना, कि मोटरसाइकिल वाला यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, कितनी दूरी पे है ये बस से, 200 मीटर पे। बस यहाँ पे है और बस चलना प्रारंभ कर रही है, ये भी चलना प्रारंभ कर रहा है। तो बस कितनी दूरी तय करेगी, उस दूरी को इसको कवर करना पड़ेगा और प्लस 200 मीटर को भी कवर करना पड़ेगा। तो यदि मोटरसाइकिल सवार की जो दूरी होगी वो 200 मीटर का जो गैप है उसको पूरा करेगा और बस जितनी दूरी तय कर रही है उसको पूरा करेगा। यदि ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी तो बस को पकड़ लेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, दूरी निकालनी पड़ेगी। तो हम दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणित चाल। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणित चाल होता है। तो यहां पे देखेंगे जितना समय, कितना समय इसको लगेगा, है ना, हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो कितना समय लगेगा और इसकी चाल क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बस स्टॉप से चल रही है ना, बस स्टॉप से इतनी स्पीड से चल रही है, तो बस की जो चाल है, बस की चाल कितनी है, तो यह 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मोटरसाइकिल जो है इसकी जो चाल होगी वो हो जाएगी यहाँ पे 54,3600 सेकंड, उसको यहाँ पे भाग दे दो। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो मोटरसाइकिल सवार जो है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो इतने वेग से इतने समय में दूरी तय करेगा। ठीक है, और यहां पर जो बस है, बस का वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, और दोनों के चलने का समय कैसा है, समान। जितने समय में बस ट्रेवल कर रही है उतने समय में ही मोटरसाइकिल सवार भी ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों का समय यहाँ पे सेम है, तो उसको पक्षांतर कर लेंगे। तो 15t माइनस 10t बराबर होगा 200। तो कितना टी आ जाएगा, 5t। तो टी का मान क्या होगा, 200/5। तो कितना समय लगेगा उसको, 40 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये 2, इसका ये आंसर रहेगा। कौन से वाले क्वेश्चन को बताना है सुरेंद्र। ठीक है, तो बस वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, देखो कि एक बस स्टॉप से यानी बस स्टैंड से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलना प्रारंभ करती है, तो 200 मीटर दूर खड़ा एक मोटरसाइकिल चालक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलना
प्रारंभ करता है, तो कितने समय में वो बस को पकड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, बस की चाल कितनी है। ठीक, तो बस की चाल यहाँ पे निकाल लोगे। बस कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 36 किलोमीटर को 36,000 मीटर और एक घंटे में 3600 सेकंड से भाग दे देंगे, तो ये बस का वेग आपको मिल जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, बस की चाल हो जाएगी। मोटरसाइकिल की निकाल लेंगे 54,000/3600, तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब यदि मोटरसाइकिल सवार यहाँ पे खड़ा है, ये मोटरसाइकिल सवार खड़ा है और यहाँ पे कौन खड़ी है, बस खड़ी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे 200 मीटर है। ठीक, जैसे ही बस चलना प्रारंभ करती है वैसे ही ये भी चलना प्रारंभ करता है, तो दोनों का जो समय है, ट्रैवलिंग का जो समय है वो कैसा है, दोनों का समान। अब यहाँ पर ये मोटरसाइकिल सवार इस बस को कब पकड़ेगा, पहले तो उसको इस 200 मीटर को पूरा करना पड़ेगा, प्लस बस ने कितनी दूरी तय की है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो मोटरसाइकिल सवार की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, 200 मीटर प्लस बस के द्वारा तय दूरी। तो मोटरसाइकिल सवार की तय दूरी क्या होगी, 200 मीटर प्लस बस के द्वारा तय दूरी। तो हम दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी कैसे निकालोगे, समय गुणित क्या हो जाएगा, चाल। तो मोटरसाइकिल सवार की चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड और टी समय तक वो चलेगा। ठीक है, और उसको कवर करना है 200, और बस की चाल और बस का समय यानी बस के द्वारा तय दूरी। तो इसको क्या करोगे, पक्षांतर करोगे, पक्षांतर करोगे तो क्या होगा, दोनों का अंतर 5t आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे समय। समझ में आया सुरेंद्र?